नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक हम लाए हैं रीतिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास से रीतिकाल को इसमें बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने भक्तिकाल बताया, उसके पहले आदिकाल को बता चुके हैं। तो जो भी वो वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो भी अभी हमारे चैनल में नए देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो को अंत तक, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं रीतिकाल। सबसे पहले है जो रीतिकाल का समय सीमा क्या है उसे देखते हैं। उसके संदर्भ में लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का जो समय है संवत 1700 से संवत 1900 विक्रमी तक माना है। अगर इसे ईस्वी में पूछ दिया जाए तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, यानी लगभग 200 साल। आगे डॉक्टर नागेंद्र जी ने है जो 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने सन 1650 से 1850 और बचन सिंह ने 1650 से 1857 तक माना है। और रामचंद्र शुक्ल और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने उत्तर मध्य काल का नाम रीतिकाल दिया है, इसे याद रखना है। तो संभवतः यहाँ जो प्रश्न बनता है वो रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में ही पूछा जाता है, या तो डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का। तो इसे याद रख लीजिए, ये पूरा पॉइंट को याद रखिए। आगे लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि रीति से आशय अनुकरण करने की प्रवृत्ति। रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। इस काल को है जो 3 प्रकरणों में इस प्रकार बांटा गया है, जैसे आदि काल को 4 प्रकरणों में, भक्ति काल को 6 प्रकरणों में, उसी प्रकार रीति काल को है जो 3 प्रकरणों में बांटा गया है। ये 3 प्रकरण कौन कौन सा है देखिए। पहला प्रकरण में सामान्य परिचय बताया गया है। प्रकरण 2 में है जो शुक्ल जी रीति ग्रंथकार कवि के बारे में बताए हैं, और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि के बारे में। अब देखते हैं रीतिकाल का नामांकन और नामांकन करता है। यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, तो इसे ध्यान से देखिए, नोट कर सकते हैं। लिखा है कि रीतिकाल का नाम अंधकार काल के नाम से बोला है। किसने संज्ञा दी? त्रिलोचन जी ने। कला काल का नाम दिया है डॉक्टर रामा शंकर शुक्ल रसाल, भागीरथ मिश्र और राम कुमार वर्मा ने। रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काव्य कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आगे लिखा है कि डॉक्टर नागेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास को माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। तो इसे जरूर याद रखिए कि रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को किसने माना और चिंतामणि को किसने माना। अब देखिए रीतिकालीन काव्य की कुछ विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं को यहाँ बताएं। इसमें प्राकृतिक चित्रण रहता है, काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण, अलंकारिता के प्रति अत्यधिक सजगता, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़, काव्य संगठन, नखशिख वर्णन। आगे रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण किया गया है जो इस प्रकार है। इसमें रीतिबद्ध काव्य,
रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति इतर काव्य। रीति इतर काव्य को वीर काव्य, नैतिक काव्य और भक्ति काव्य के रूप में विभाजित कर दिया गया। तो मेन है जो एक एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से बनाते हैं कि कौन से कवि किस काव्य के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले रीतिबद्ध काव्य को देखते हैं। लिखा, यह काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत है। इसी काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से कवि आ जाते हैं तो देखिए, केशवदास जो काफ़ी फेमस है, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारी दास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी रसलीन, ग्वाल, दुल्ला, सोमनाथ, सुरती मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अब कुछ जो प्रमुख कवि हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। जैसे केशवदास, तो इनके बारे में जान लेते हैं। केशवदास का जो जन्म है 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 में हुआ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही किया गया था, ऐसा कहना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। केशव ने भामा, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। ये अलंकारवादी आचार्य थे। ये कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोट का कवि कहा है। आगे देखिए, आगे लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो यहाँ से प्रश्न, अक्सर ये फेमस प्रश्न है केशवदास से कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास है। केशवदास है जो ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्यश्रित कवि थे। इन्होंने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक और छंदमाला विज्ञान गीत, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ से ऐसा भी प्रश्न बनाता है कि रामचंद्रिका किस प्रकार का काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है। रतन बावनी भी प्रबंध काव्य, जहांगीर जस चंद्रिका भी प्रबंध काव्य है। जबकि विज्ञान गीता है जो आध्यात्मिक ग्रंथ। तो इसे याद रख लीजिए। आगे देखते हैं चिंतामणि। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि चिंतामणि को है रामचंद्र शुक्ल जी है जो रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और इनका जो जन्म 1609 में और मृत्यु 1685 में हुआ। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि द्वारा प्रायः मम्मट का अनुसरण किया गया। इनकी काव्य भाषा ब्रज है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया तथा अपने काव्य में कवित और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और चार भाई थे। चार भाई चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर चारों कवि थे। कवि कुल कल्पत्रु, श्रृंगार मंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं भूषण के बारे में। तो भूषण का भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, उसे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। यहाँ भी कुछ बता दे रहे हैं। भूषण का जन्म है जो 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1715 में। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास,
और भूषण हजारा है। शिवराज भूषण इसका जो सबसे फेमस है, शिवाजी की प्रशंसा एवं अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। भूषण ने अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक तथा मतीराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है। आश्रयदाता महाराज छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। भूषण की काव्य भाषा ब्रज था और इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की है। भूषण ने अपने काव्य में भाविक छवि नामक नया अलंकार लाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं देव। देव का जन्म 1673 में, मृत्यु 1767 में हुआ। देव का पूरा नाम देवदत्त है और कविवर देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में है। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। कवि देव रीति को काव्य का द्वार मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। इनकी रचनाएं जो सुजान विनोद, भाव विलास अष्टायम, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग आदि है। देव की धावनी संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला देखते हैं रसलीन। रसलिन का जो पूरा नाम गुलाम नबी रसलिन है और इनका जन्म 1699 में हुआ था। इनके गुरु मीर तैफुल अहमद थे। यह रसवादी आचार्य कवि हैं। दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। रस प्रबोध और अंग दर्पण इसकी रचनाएं हैं। एक फेमस है हित तरंगिनी। इस काव्य की रचना कृपा राम ने 1598 विक्रम संवत में किया था। भरत मुनि के नाटक शास्त्र तथा भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित यह काव्य दोहा शैली में लिखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंदी काव्य शास्त्र का पहला मौलिक, उपलब्ध और प्रमाणिक ग्रंथ है। अब कुछ और अन्य रीतिबद्ध रचनाकार के बारे में देख लेते हैं। अभी जितने भी बता रहे हैं वो रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आता है। देखते हैं मतीराम, इसका प्रसिद्ध बुक क्या है? ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, सतसई और वृत्त कौमुदी। सुखदेव मिश्र रसार्णव और वृत्त विचार। महाराज जसवंत सिंह भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास, सिद्धांत बोध। भिखारी दास रस सारांश, काव्य निर्माण, श्रृंगार निर्णय, अमर प्रकाश कोश, छंदर्नव पिंगल। तो देखा जाए तो JSSC सीजन में ये पूछा जा चुका है। काव्य निर्णय भिखारी दास का रचना है। तो इसलिए इस बुक रचना को याद रखना जरूरी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ से प्रश्न पूछ दे वो कहना मुश्किल है। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट है हम उसको बताने का प्रयास किया हूँ। आगे देखिए राम सिंह, इसका बुक है, रचना है रस शिरोमणि, जुगल विलास और रस विलास। आगे सुरती मिश्र। सुरती मिश्र का काव्य सिद्धांत, अलंकार माला, रसमाला, सरस रस, रसग्राहक चंद्रिका, रस रत्नाकर। अब देखते हैं रीति सिद्ध काव्य। राजाओं की प्रस्तुति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में है, इस काव्य धारा में भी है। इसमें है जो बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इसमें से पहला देखते हैं बिहारी। बिहारी का भी वीडियो अलग से बनाया गया है, ये हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, उसे भी देख सकते हैं। तो बिहारी का जन्म देखते 1595 ईस्वी और मृत्यु 1663 ईस्वी में।
इनको ये जन्म को लेकर है जो काफ़ी मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य है यही है। बिहारी इस काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि है। बिहारी के गुरु नरहरिदास थे। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, परंतु बिहारी स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। बिहारी सतसई में 713 छंद है। बिहारी सतसई में लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक है। हाल कवि के गाथा सतसई सतसई परंपरा की पहली रचना है। कृपाराम कृत हित तरंगिणी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आगे लिखा है कि सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी है कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएँ लिखी गई है। इनके पुत्र कृष्णलाल ने ब्रज भाषा सवैया छंद में टीका लिखी। इनके कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है यह जॉर्ज गियर्सन के इस कथन से पता चलता है। वो लिखते हैं कि पूरा यूरोप में एक भी कवि बिहारी के बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। आगे लिखा कि बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। आगे देखिए, बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूषवर्ती मेघ तथा रेवरेंड एडविन ग्रिव्ज ने शब्दों का चतुर प्रयुक्ता मात्र कहा है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। लाला भगवान दिन की कृति बिहारी और देव में बिहारी को देव से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई पर लिखी गई है। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ऐसा कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे लिखा है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहे में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे लिखा, आचार्य शुक्ल ने के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। अब देखते हैं रीति मुक्त काव्य। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है। घनानंद इस धारा के सर्व प्रमुख कवि है। अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर तथा द्विजबोध आते हैं। अब इसमें घनानंद के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म है जो 1689 में हुआ और मृत्यु 1739 ईस्वी में। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 ईस्वी में सुजान सागर नामक से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इश्कलता, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली, वियोग बेली, सुजानहित, अमुना अस, प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश इत्यादि। अब अगला है रीति इतर काव्य। वे रीतिकालीन काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों परंपराओं से अलग है उन्हें रीति इतर काव्य कहते हैं। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। ये कथन बचन सिंह जी का है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति काव्य है। ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र जी का।
अगला, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकालीन का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये थे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसे भी इसका क्विज करना है, देना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप सब इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।